The market is up by 40% since the start of this year. 36,000 न्यू लोग सिर्फ पिछले 3 महीने में मार्केट में आए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई स्टॉक नहीं खरीदा, जो सिर्फ इससे पहले सिर्फ बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब सवाल ये है, क्या ये लोग न्यू मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे या सीजन पीरियड्स के लिए अपना माल ऑफलोड करने का जरिया बने? हेलो अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू महानास मंथली रैप। ये मंथ मार्केट ये काफ़ी पॉजिटिव रहा। 3.1% मार्केट ने गेन शो किया है फ्रॉम लास्ट मंथ्स क्लोजिंग एंड वी आर बैक बाय ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स। बट सरप्राइजिंगली जो वॉल्यूम्स है मार्केट में, दे आर डाउन 43% मंथ ऑन मंथ। तो मुबशर, ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट ने पॉइंट्स भी रिकवर किए बट वॉल्यूम्स तो बिल्कुल ही गायब हो गए मार्केट से? और जहन बिल्कुल अगर आप शुरू के पीरियड में देखें नवंबर में, तो मार्केट वाज डाउन एंड रादर नॉट नॉट इवन फ्लैटिश, बट इट वाज डाउन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ नवंबर। और उसका मेन रीज़न यही था, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ओवरऑल मार्केट में देखी गई थी एंड इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, स्पेशली इवन म्यूचुअल फंड्स शुरू में वर नेट सेलर्स। तो आप कह सकते हैं लैक ऑफ ट्रिगर्स की वजह से जो है मार्केट में थोड़ी सी एक्टिविटी ओवरऑल कम हुई थी। एंड टुवर्ड्स द एंड जो हमने लास्ट 1 वीक एंड 10 डेज में हमने देखा, मार्केट गेन 3.1% पॉजिटिव क्लोज हुई। उसका भी मेन रीज़न वाज मेनली क्योंकि सेलिंग प्रेशर्स, सेलिंग जो थी वो काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी थी, और देयर वर पॉजिटिव फ्लोज फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन, इंक्लूडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स, जो हमने देखा कि मार्केट की पॉजिटिव क्लोज में हेल्प किया। चलिए मुबश्शिर, आपने रिटेल इन्वेस्टर्स का जिक्र कर ही दिया है, तो लास्ट क्वार्टर में ब्लूमबर्ग ने भी एक रिपोर्ट शाया की है कि 36,000 न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में आए। तो अगर आप फीपीईपी डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा जो फ्लोज आए इनटू द मार्केट, नंबर वन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं एंड नंबर टू म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स में भी हमें सुनने में आया कि ज़्यादातर न्यू मनी आ रहा है, मतलब ये इन्वेस्टर्स बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी से पैसा नहीं आया कि अब स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो नए लोग आ रहे हैं, ये जो सीजन मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे ब्रोकर्स हैं या इंश्योरेंस है या बैंक्स भी थोड़ा बहुत अपनी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते हैं, दे विल ट्रीट दिस इन्वेस्टर्स एज एन एग्जिट लिक्विडिटी? मतलब जो स्टॉक्स उनके पास पड़े हुए हैं वो इन्हें बेच के वो मार्केट से एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से बढ़ रहे हैं, बाकी जो सीजन पीयर्स हैं दे हैव टेकन अ स्टेप बैक। इसमें जैन बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो काफ़ी इंकरेजिंग है। ऑल्सो जैसे जैसे सब लोग फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम कर रहे हैं, एंड स्टॉक मार्केट की जो पिछले 2 और 3 साल की परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से पीपल आर नाउ टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। न्यू इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन टू द मार्केट। एंड एडिशनली अगर हम देखें, वैसे हमारे हिस्टोरिकली 3 साढ़े 3 लाख अकाउंट होते थे ब्रोकरेज के, 3 लाख आई वुड से। अब वो एज अ परसेंटेज ऑफ आर एडल्ट पॉपुलेशन या इवन वर्किंग पॉपुलेशन, जो पीपल हु कैन सेव, वो बहुत कम था नंबर। तो इट इज़ ग्रोइंग विच इज़ इनकरेजिंग, और उसमें काफ़ी स्टेप्स लिए जो रेगुलेटर्स ने भी लिए कि अकाउंट ओपनिंग की केवाईसी और जो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग है उसको प्रमोट करना, उसको असिस्ट करना, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पीपल आर नाउ, जो लोग पहले शाय अवे होते थे कैपिटल मार्केट से, वो अब आ रहे हैं। हाउएवर इसमें बहुत एक रेलेवेंट बात यह है कि जो मेजर इन्फ्लो है ना, आई वुड नॉट से इट्स नॉट फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर्स, इट्स फ्रॉम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हु आर और मोर लाइक सीजनड इन्वेस्टर, जो पहले से मार्केट का एक्सपोजर है, बट ओवर द इयर्स उनका एक्सपोजर या उनकी बुक साइज, उनके पोर्टफोलियोज बढ़ चुके हुए हैं। वन इज़ ऑब्वियसली क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिटर्न्स ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वो एक कंपाउंड हो गए, उसकी वजह से। दूसरा, जैसे आपने बात की कि बैंक या लो रिस्क एवेन्यूज़ में रिटर्न कम है, उसके अलावा प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में रिटर्न पिछले कुछ सालों में इतना नहीं बना। तो एक्विटी मार्केट में डेफिनेटली जो पार्टिसिपेशन है वो आपकी इंडिविजुअल्स की ज़्यादा है, ऑल्सो थ्रू म्यूचुअल फंड्स, और उसमें मिक्स ऑफ बोथ है। बट आई वुड नॉट से इट्स इंटायरली न्यू मनी, बट न्यू मनी का इसमें रेशो ज़रूर है।
बट इट्स ऑल्सो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आपके मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका भी काफ़ी शेयर इन कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा मुबशर, अब सेक्टर वाइज डिस्कशन पे आ जाते हैं। जब से मार्केट ने रिकवर किया, जब से मैं डेटा देख रहा हूँ, तो बैंक्स अभी भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड आफ्टर बैंक्स वी हैव एनर्जी एंड पावर, देन वी हैव सीमेंट्स, देन वी हैव फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर हमेशा से ऊपर होता था, बट दे हैव टेकन अ स्टेप बैक। तो इसकी क्या वजूहत है कि फर्टिलाइजर अब उतने कह सकते हैं उतने इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं कर रहा जिस तरह वो पहले कर रहा था? और किन सेक्टर्स में आपको लगता है कि अब वो ऊपर आएंगे, और सिक्योरिटी सेक्टर्स आपको लगता है कि वो अपनी पीक पे पहुंच गए हैं और अब जो डिफेंसिव पेयर्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं, या आपको लग रहा है अब सिक्योरिटीज में और जान भी बाकी? देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले बैंक्स की बात करते हैं। बैंक से आपने स्टार्ट किया, तो बैंक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट है, और वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप जैसे हमने कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो की काफ़ी दफ़ा हमने डिस्कशन किया है, तो बैंक्स ऑब्वियसली दिस इट्स अ स्टेबल बिजनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट और इकोनॉमिक साइकिल। बैंक्स हमारे यहाँ जो है प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है और डिविडेंड भी डिसेंट देते हैं, तो वो एक पोर्टफोलियो का मस्ट पार्ट बन जाता है। दैट इज़ वन रीज़न के बैंक्स में इन्फ्लोज आते रहेंगे। एंड इवन व्हेन यू टेक अ बेट ऑन द फॉर मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, देन मैक्रो एक्सपोजर लेने के लिए एक बैंक्स बहुत एक स्टेबल एंड लाइक मोर लाइक लेस रिस्की आपको वो दे देता है, और उसमें री रेटिंग और रीप्राइसिंग के एलिमेंट भी आ जाता है। इसके अलावा आपने बात की ऑयल एंड गैस एंड पावर की, देन दैट उसमें सर्टेनली जो है पे आउट्स और सर्कुलर डेट रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उसके फ़ायदे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे परफॉर्मेंस आई। फिर आप बात करें सिक्लिकल्स की, तो सिक्लिकल्स का मेरा ख्याल है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है, बट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट कंट्रीब्यूशन कम है, क्योंकि उसका वेट कम है। इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से जो आपकी डिमांड ग्रोथ है, अभी भी हमने नवंबर तक देखा, नवंबर में शायद जो नंबर्स हैं वो इतने इनकरेजिंग नहीं है, बट अंटिल बिफोर दैट हमने लो डबल डिजिट डिमांड ग्रोथ देखी है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ओवरऑल एक तो फाइनेंस को उसकी सेविंग है ही है, काफ़ी कंपनीज डीलेवरेज भी कर चुकी हैं, साथ साथ ओवर द इयर्स मार्जिन्स आर हेल्दी, तो हमें लगता है कि सीमेंट सेक्टर विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। दूसरा एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट में हमने कंसोलिडेशन भी देख रहे हैं। एक हमने अटक सीमेंट का एग्जिट देखा, जो कि मोस्ट लाइकली इज नियरिंग कंक्लूजन। फिर हमने रिसेंटली देखा कि मेपल लीफ सीमेंट ने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करा है फॉर एक्विजिशन ऑफ पायनियर सीमेंट। अब बहुत सालों बाद आप देखेंगे कि कुछ सीमेंट सेक्टर में एक्विजिशंस होने जा रही हैं। लास्ट हमने 2014-15 में देखी थी लफार्ज सीमेंट की एक्विजिशन बेस्टवे की तरफ से। तो कंसिडरिंग दैट, अभी अगर हम देखते हैं कि सेक्टर हमारा अगर एवरेज 40-45 डॉलर पर टन के, सम ऑफ द नेम्स आर ट्रेडिंग अराउंड ईवी पर टन 40-45 डॉलर्स, और अगर हमारी जो डील्स हैं वो रिप्लेसमेंट वैल्यू कह रहे हैं, या रिप्लेसमेंट वैल्यू तो डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा है, बट अगर 50-55 डॉलर्स के अराउंड हमारी ये डील्स होती हैं एक्विजिशन की, तो एक सेक्टर वाइड रीप्राइसिंग, या एक होता है ना आपका कंपेरेबल डील मल्टीपल मिल सकता है, तो वो एक चीज़ है। तो आई थिंक cyclicals विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द लाइमलाइट ऑल्सो विद द इकोनॉमिक रिकवरी। इसके अलावा फर्टिलाइज़र की आपने बात की थी, कि फर्टिलाइज़र में जो सबसे ज़्यादा आज वेट है वो फौजी फर्टिलाइज़र का है। That has become Sharia compliant now. That has become Sharia compliant as well, and that was one of the highest performer after Pioneer Cement in KC 100 during November. तो उसका यही रीज़न था कि शरिया कंप्लाइंट हो रहा है, तो डेफिनेटली फ्रॉम अ फ्लो ऑफ मनी परस्पेक्टिव देयर विल बी न्यू बायर्स इन द स्टॉक, जो कि शरिया कंप्लाइंट फंड्स होंगे एंड शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स होंगे, तो इस वजह से वो परफॉर्म किया। इसके अलावा अगर देखें, फर्टिलाइज़र में भी आप ये कह सकते हैं इट्स अ स्टेबल बिजनेस, तो अर्निंग ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं नज़र आती, बट इट्स मोर लाइक अ डिफेंसिव सेक्टर, कि जितना यूरिया प्रोड्यूस करना है उतना ही सेल करना है, और वो सारा पे आउट कर देना है उसका जो प्रॉफिट होगा। तो फ्रॉम दैट एंगल तो देर ग्रोथ ट्रिगर्स कोर फर्टिलाइजर बिजनेस के बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट फिर आपकी एफएफसी के केस में एक्विजिशन, या आपका जो पोर्टफोलियो है, क्योंकि अस्करी बैंक भी ओन करता है एफएफसी, देन फौजी बिन कासिम को भी ओन करता है, एंड देयर इज
फूड सेक्टर सेगमेंट में भी उनका कुछ एक्सपोजर है, विंड में भी है, पावर में भी, इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट नाउ। अदर देन दैट फर्टिलाइजर में हम देखते हैं कि स्टेबल बिजनेस है, बट दे कंटिन्यू टू ग्रो स्टेडी, आपकी इकोनॉमी के साथ ग्रो करते रहते हैं, बट कोई बहुत ज़्यादा डबल डिजिट या बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलती इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन या आप सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें। तो इस वजह से आई वुड से कि शायद ओवरऑल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस सेक्टर में इतना ज़्यादा नहीं रहा। हाउएवर इट इज़ अ गुड सेक्टर टू एंड अ डिफेंसिव, आपको स्टॉक्स मिलते हैं इवन लाइक फार्मा फर्टिलाइजर, एग्रो फर्टिलाइजर, बट स्टेबल गुड डिविडेंड पेइंग कंपनीज। सही है मुबशिर, कोई और सेक्टर आप हाईलाइट करना चाहेंगे, ऑटोज एक्सेट्रा? देखिए ऑटो सेक्टर का टू बी फ्रैंक जैन काफ़ी सेक्टर डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। बिल्कुल। आप पहले यूज्ड टू बी थ्री लिस्टेड मैन्युफैक्चरर्स और ऑटो असेंबलर्स जो हमने देखे हम्म। थे, टोयोटा एंडर्स, होंडा एटलस, पीएसएमसी, पाकिस्तान सुजुकी। बट अब हमने देखा है कि हमारे पास कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, एंड जो हमारी जो कंपनी जो हिस्टोरिकली प्रीमियम पे ट्रेड करती थी इन टर्म्स ऑफ मार्केट मल्टीपल्स आर हम्म। ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। डेफिनेटली आपने देखा होगा कि टोयोटा हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड ऑफरिंग डिस्काउंट्स ऑन देयर हम्म। डिफरेंट व्हीकल्स एंड मॉडल्स। उसका यही रीज़न है क्योंकि आप नए एंट्रेंट्स की तरफ से कंपटीशन बहुत आ रहा है। बट नए एंट्रेंट्स में अगर आप देखें तो लेट्स से किया इज़ अ सब्सिडरी ऑफ लकी, हम्म। तो वो लकी में ओवरऑल शेयर में डाइल्यूट हो जाती है कॉन्ट्रीब्यूशन। हम्म। ठीक है, ऑटो की कंट्रीब्यूशन लकी के मार्केट कैप परस्पेक्टिव से डाइल्यूट हो जाती है। हम्म। सेम इज़ द केस विद hyundai निशात। वो निशात मिल्स में और जहाँ जहाँ उसकी इक्विटी है वो डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि कोर बिजनेस इन कंपनीज का तो अपना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मार्केट कैप रिफ्लेक्ट्स दैट। उसके अलावा हमारे पास जो अगर एक्सपोजर वाइज है, साजगार है, हमारे पास गंधारा ऑटोज है, जैक के का व्हीकल्स हैं, जो फोर व्हीलर्स हैं, जो एसयूवीज आप बोलें, क्रॉस ओवर, वो सेल कर रहे हैं। तो हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है ऑटो में कंपटीशन है, इंडस्ट्री थोड़ी रीशेप हो रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, बट नथिंग फ्रॉम दी आपके जो पुराने प्लेयर्स हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा चार्म हमें टोयोटा इंडस और इनमें नहीं लग रहा। हम्म। साजगार हैज़ हैड अ गुड रैली। आई थिंक अब साजगार को भी थोड़ा कंपटीशन फेस होगा, सो हम्म। वी माइट सी देयर मार्केट शेयर डिक्लाइन। हम्म। जैसे hyundai निशात ने जे को लॉन्च करी है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी competitive कार, अगर हम उसमें डिस्कशन में जाएं तो प्रॉब्ली साजगार विल फेस सम कंपटीशन ओवर देयर। तो मे बी जो है अर्निंग ग्रोथ वाइज वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज होगा। जैक और गंधारा ऑटोज में भी शायद हमें सिमिलर कंपटीशन में हम मार्केट शेयर देखते हैं किस तरह ग्रो करता है, सो दैट इज समथिंग दैट इन्वेस्टर्स नीड टू वॉच। सही है। अब वो चार्म पहले की तरह नहीं रहा, जहाँ कुछ बिग पियर्स होते थे वो अच्छे मार्जिन अर्न करते थे। अब प्राइस कंपटीशन बढ़ गया है और मार्जिन्स हमें शायद स्क्वीज होते हुए नजर आए। अच्छा मुबशिर, टू कंक्लूड दिस सेगमेंट, आप बता सकते हैं कि किन सेक्टर्स में हमारा ईटीएफ महाना इस्लामिक इंडेक्स ओवरवेट है और किन में थोड़ा सा अंडरवेट है? देखिए महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF का मैं बता देता हूँ अभी। इसकी एवरी 6 मंथ समझे रिकॉम्पोजिशन होती है, एंड देन एवरी क्वार्टर या एवरी 6 मंथ्स ही आप कह लेंगे रीबैलेंसिंग होती है। लाइक हम्म। सब अप्रैल में रीबैलेंस करेगा, फिर से अक्टूबर में रीबैलेंस करेगा, बट रिकॉम्पोजिशन जो है KMI ऑल के साथ होती है, जब जब KMI ऑल होता है। तो अब जैसे कि FFC शरिया कंप्लाइंट है, so FFC has become part of the शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स, एंड इट्स आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द महाना इस्लामिक इंडेक्स। तो हमारा जो फर्टिलाइजर का वेट है दैट विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, हम्म। बिकॉज FFC इज नाउ द लार्जेस्ट कंपोनेंट इन द इंडेक्स। हम्म। अब पहले हमारा जो एक्सपोजर होता था फर्टिलाइजर में, दैट यूज टू बी ओनली ई फर्ड एंड फातिमा फर्टिलाइजर, अब FFC भी होगा। सो वी विल हैव अबाउट 22% weight in fertilizer sector. We will have about 20% or close to that, about 18 to 20% in oil and gas. ये मैं आपको एस्टिमेटेड नंबर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रीबैलेंसिंग एंड वो वेट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। सही है। उसके अलावा जो हमारा वेट होगा सीमेंट्स में विल बी अबाउट 15%। हम्म। तो ये तीन चार मेन कैटेगरीज हैं। कमर्शियल बैंक्स में दो बैंक्स हैं, तो ओवरऑल आपका वेट अराउंड 8-9% होगा। टेक्नोलॉजी में सिस्टम्स लिमिटेड है खाली, तो हम्म। उसका वेट कम हो जाता है बिकॉज इट्स अ सिंगल कंट्रीब्यूटर टू द सेक्टर।
जी। सीमेंट्स का मैंने आपको बता दिया है, फार्मा के हमारे पास कुछ तीन चार नाम हैं जिसकी वजह से अराउंड 3-4% का एक्सपोजर वहाँ पे है। नेशनल फूड्स विच इज़ अ गुड कंज्यूमर प्ले, दैट इज़ ऑल्सो नाउ बिकम पार्ट ऑफ द इंडेक्स। हाँ। तो उसका वेट कम है बट एटलीस्ट इट गिव्स यू एन एक्सपोजर टू नेशनल फूड्स। तो जिन इन्वेस्टर्स को कंज्यूमर सेगमेंट में एक्सपोजर चाहिए होता है तो वो भी मिल जाता है। द गुड थिंग इज़ ऑब्वियसली दीज weightages and exposures keep changing, names keep changing over the period, बट आपकी इन्वेस्टर्स के पीस ऑफ माइंड के लिए ये है कि इंस्टेड के इन्वेस्टर हर 6 मंथ रिकम्पोज या रीबैलेंस करे अपना पोर्टफोलियो, द ETF डज इट इटसेल्फ, एंड ETF टॉप 30 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं। हाँ। सो if a stock is not performing, it will not be part of the top 30 and it will be excluded. हाँ। And something that is growing well and doing well in terms of financial performance or resultantly stock performance, it will get included in the portfolio. तो ये चीज़ इन्वेस्टर्स को कंसिडर करनी चाहिए। एंड यस, दैट्स Right. अबाउट इट। And Bashir, in contrast with the index, मेरे ख्याल से 15 to 20% we are allowed to deviate from the index. तो उनमें किन सेक्टर्स में as of नवंबर 2025 हम ओवरवेट हैं और अंडरवेट हैं? देखें, डिविएट करने का पर्पस जो होता है वो इतना नहीं करते, क्योंकि हम MII 30 को ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो वो 85% जो होता है वो कैश अगर आपने रखना हो थोड़ा, मे बी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड सो ऑन, तो कैश जनरेशन एंड कैश डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होता है। बट MII 30 से हमारी डिविएशन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होती। राउंडिंग ऑफ वेट्स, क्योंकि अब आप जब आप इंडेक्स को मिमिक करते हैं ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडेक्स तो फ्रैक्शनल चल सकता है in terms of weights, because index is just a percentage and calculated by the price and market cap. However, when you go into the execution element from a fund perspective, आपको ये देखना होता है कि वो राउंडिंग ऑफ इक्विवेलेंट शेयर्स भी बाय हों उसके अगेंस्ट। तो जब आप शेयर्स एग्जीक्यूट करने जाते हैं उसकी ट्रेडिंग कॉस्ट होती है एंड सो ऑन, तो वो ज़रूरी नहीं है कि अगर 17% FFC बाय करना है तो वो 17% ही होगा। मे बी इट कैन बी राउंडेड ऑफ टू 17.5 और 16.5। तो वो थोड़ी सी बहुत डिविएशन होती है बट दैट इज़ प्रेटी मच नॉर्मल। तो वो ओवरऑल आपके इंडेक्स से डिविएशन इज़ नॉट मोर देन 3%। Chaya. Since we are already discussing our ETF, let's talk about performance of our funds in November 2025. Let's start with Mahana Islamic Cash Fund, also known as Safe Plus, जो हर अच्छे पोर्टफोलियो का एक बैकबोन होता है। तो उसने कितना रिटर्न दिया और उसकी क्या फ्यूचर आउटलुक है? जो महान इस्लामिक कैश फंड है इसका रिटर्न था 9.7% ड्यूरिंग द मंथ। इसका कंपेरेबल बेंचमार्क रिटर्न जो था वो 9.6%, 6% था। Right. तो इट परफॉर्म वेल अगेंस्ट द बेंचमार्क। वो पिछले मंथ्स में भी करता रहा है। फ्यूचर आउटलुक ये है कि विद दी फंड की स्ट्रेटजी थोड़ी सी एक्टिवली चेंज होती रहती है विद द चेंजिंग आउटलुक एंड द डेवलपमेंट्स। तो हमने देखा कि अगर सुकूक की यील्ड्स जो पिछले कुछ मंथ्स में कम थी, तो द फंड हैज़ रिड्यूस्ड इज एक्सपोजर टू द गवर्नमेंट सुकूक्स। Right. अब वो यील्ड्स ऑब्वियसली वो रीप्राइसिंग और वो एलिमेंट वो अब जो है फंड इज नाउ एबल टू री इन्वेस्ट इन हायर yielding instruments and treasury placements. Having said that, I think the fund का जो अभी आउटलुक है that would be about 10% and above for the Right. coming months. तो बट प्रिटी मच रेट्स इस तरह चल रहे हैं तो हमें लगता है कि बट मतलब नाइन स्टिल पॉइंट बशीर, आपके मुताबिक अगर आपने 10% कोट किया तो रेट्स में बेहतरी देखने को मिलेगी, इज दैट ट्रू? यस, दैट इज़ ट्रू। और ओके। इवन दो हमने जैसे कुछ पिछले जैसे अगर आप पिछले मंथ का यील्ड कर्व देखें, इवन दो यील्ड कर्व इज़ नॉट वेरी कंपेरेबल बिकॉज ऑफ इस्लामिक यील्ड्स बीइंग लोअर। आपकी जो ड्यूरिंग द मंथ शॉर्टर टेनर की यील्ड 3 मंथ एंड 6 मंथ थी, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया था अनटिल एंड ऑफ द मंथ, जब एक ऑक्शन हुआ था जिसकी वजह से यील्ड कोई अराउंड 15 बिप्स से गिरी थी, 11 to 15 बिप्स का 12 मंथ एंड 3 मंथ में चेंज आया था। तो हैविंग सेड दैट आई थिंक थोड़ा इस्लामिक के जो एसेट्स हैं वो रीप्राइस होंगे तो थोड़ा सा आपको क्योंकि पिछले जो 2 मंथ्स में यील्ड इंक्रीज हुई है शॉर्टर टेनर में भी, विद दी एक्सपेक्टेशन के मॉनेटरी पॉलिसी 11% पे रहेगी।
तो उसकी वजह से जो कन्वेंशनल साइड पे तो यील्ड इंक्रीज हुई थी, बट इस्लामिक में उसका इफेक्ट इतना नज़र नहीं आया था। हम्म। अब लगता है कि इस्लामिक की यील्ड भी रिफ्लेक्ट करेंगी उस चेंज को। चलिए, इस्लामिक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी अब रीप्राइस होंगे। नाउ लेट्स कम टू आवर मोस्ट पॉपुलर फंड, महाना इस्लामिक इंडेक्स ईटीएफ। उसके क्या रिटर्न रहे इन कॉन्ट्रास्ट विद द इंडेक्स? देखिए एम डबल आई ई टी एफ का जो रिटर्न था दैट वाज 2.47% हम्म। ड्यूरिंग द मंथ। इंडेक्स का रिटर्न थोड़ा सा था, 3% के अराउंड था, विच हम्म। वाज सिमिलर टू आल्सो के सी 100 का 3% रिटर्न था। यस। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन इस वजह से है क्योंकि ओवर द लास्ट, जैसे कि डिविडेंड का साइकिल चलता है, तो डिविडेंड की वजह से कुछ कैश आपका अनइन्वेस्टेड होता है एंड सो ऑन, तो वो कैश ड्रैग पड़ जाता है वो, क्योंकि आप रीबैलेंस जब करते हैं तो आप उसको डिप्लॉय करते हैं। सो वी आर इन द प्रोसेस कि उसको यार। रीबैलेंस करके रिकम्पोज करें ताकि आपके कैश इन्वेस्टमेंट हो, ताकि अगर इंडेक्स को ही ट्रैक करना है तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लेवल होना चाहिए। जी। इट्स क्लोजर टू के एम आई 30। के एम आई 30 का अराउंड 2.8% रिटर्न था, आपका 2.5 था, सो अबाउट 30 पिप्स का डिफरेंस है। और होपफुली ये कैश ड्रैग वंस द डिविडेंड्स आर री इन्वेस्टेड टाइम के साथ कम हो जाए। एग्जैक्टली यस। सही है। चलिए वो बच्चे, लेट्स कंक्लूड दिस सेगमेंट और अपने याद सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिससे हम अपने इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस आंसर करते हैं। तो काफ़ी फिनफ्लुएंसर्स ने हमारा ईटीएफ प्रमोट करना शुरू किया है और उसके बाद हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार, आप ईटीएफ में कोई स्टॉक ऐड करे तो कभी कोई स्टॉक निकाल दे तो ये कौन सा कैलेंडर फॉलो करता है? और एज अ इन्वेस्टर हमें कितनी दफ़ा साल में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो हमारे पास ईटीएफ में होल्डिंग्स हैं वो चेंज होंगी, और वो किस क्राइटेरिया के तहत चेंज होती देखिए मैंने जैसे बताया, रिकॉम्पोजिशन जो है साल में 2 दफ़ा होती है, है? एंड दिस इज इन लाइन विद के एम आई ऑल चेंजेस। सही। जब जब के एम रिकम्पोजिशन आई क्या होती है मुबशी? रिकॉम्पोजिशन ये होती है, ईटीएफ के लिए दो चीज़ें आप को याद रखनी चाहिए, एक होते हैं रीबैलेंसिंग और हम्म। एक होती है रिकॉम्पोजिशन। स्टार्टिंग विद रिकॉम्पोजिशन। रिकॉम्पोजिशन वो होती है जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज होते हैं, हम्म। जब आपकी कुछ इंडेक्स में कुछ कंपनीज इनकमिंग होती हैं और कुछ आउटगोइंग होती हैं। सही। ये एक्टिविटी आप साल में 2 बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज इन लाइन विथ के एम आई ऑल रिकॉम्पोजिशन। तो सही। जब जब के एम आई ऑल में कोई कंपनी इनकमिंग होगी और आउटगोइंग होगी, हम्म। तो पी एस एक्स विल रिकम्पोज महाना इस्लामिक इंडेक्स एज वेल। सही। MII 30 जिसको कहते हैं, सही। उसको रिकम्पोज करेंगे तो फिर देखेंगे कि टॉप 30 कंपनीज वेटेड बाय फ्री फ्लोट हम्म। एंड अ लिक्विडिटी पैरामीटर एज वेल, उनके क्या वेट्स बन रहे हैं और कितनी कंपनी चेंज हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी इनकमिंग होने की वजह से वो टॉप 30 में भी आ जाए, हम्म। बट हो सकता है ना हो चेंज हो, बट मोस्टली हमने देखा है कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं विद चेंज इन मार्केट कैप एंड सो ऑन। ठीक है। सही। तो ये हमारी रिकॉम्पोजिशन हो गई जो कि हम साल में 2 बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही। फिर मैंने बताया था रीबैलेंसिंग भी होती है जो कि हमारी अप्रैल एंड अक्टूबर में होती है, हम्म। अराउंड मतलब थर्ड क्वार्टर एंड फर्स्ट क्वार्टर, इस तरह आप देख लें, जी। सेकंड सेकंड के शुरू में एंड फोर्थ के शुरू में। ठीक है। हम्म। तो सेकंड और फोर्थ के शुरू में जो रीबैलेंसिंग होती है उसमें क्या करता है, बेसिकली जो ईटीएफ है वो काइंड ऑफ आपकी ऑटोमेटेड प्रॉफिट रियलाइजेशन एंड कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली जब आपने इंडेक्स बनाया या रिकम्पोज किया, हम्म। तो आपने सर्टेन वेट्स हम्म। डिप्लॉय करे। सही। अब ओवर द मंथ्स आपके जो सर्टेन वेट्स हैं विद प्राइस परफॉर्मेंस वो चेंज हो गए। हम्म। लेट्स से एक स्टॉक आपने 5% पे लिया था, जो कि प्राइस परफॉर्मेंस की वजह से जिसका वेट 7% हो गया। हम्म। तो जब आप रीबैलेंसिंग में जाएंगे हम्म। तो वो रीबैलेंसिंग में हम वापस उसको 5% पे लेके आते हैं। सही। तो दैट मीन्स कि आपने उस स्टॉक जो ज़्यादा परफॉर्म कर चुका था रिलेटिव टू द इंडेक्स, हम्म। आपने उस पर प्रॉफिट टेकिंग की। सही। वेयर एज अगर लेट से वही 5% का स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है इंडेक्स को, तो उसका वेट 3% हो जाता, तो आप उसको एवरेज आउट करते हो और आप उसको में एलोकेशन इंक्रीज करके उसका वेट 5% करेंगे। सही। दैट इज वॉट रीबैलेंसिंग डज, एंड दैट इज ऑल्सो ट्वाइस अ ईयर। सही है। तो मुबश्शिर, जहाँ तक मैं समझाऊं कि जनवरी में रिकॉम्पोजिशन होती है, जो
कंपनी शरिया कंप्लाइंट होती है। मैं देखिए रिकॉम्पोजिशन का मैं आपको कहा कि केएमआई ऑल के साथ लिंक्ड पीएमआई है। के साथ होता है, तो सही। केएमआई अगर नवंबर में रिकम्पोज हो गया है तो इफेक्टिव नवंबर एंड एंड अर्ली दिसंबर MII-30 रिकम्पोज हो गया है। सो ओके, जनवरी में रिकम्पोजिशन नहीं होगी। सही है। चलिए, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल जनवरी में अब जनवरी, रिकम्पोजिशन या हुई ओके, है, सही या है। थ्योरेटिकली यस। थोरेटिकली जनवरी में रिकम्पोजिशन हुई, फिर अप्रैल के एंड में जो वेट्स जनवरी में थे, फॉर एग्जांपल सीमेंट यस, 30% वो प्राइस था, रिवाइज हो जाएंगे। तो वो वो अप्रैल में जनवरी के वेट्स पे वापस जाएगा। फिर लेट्स से अक्टूबर में फिर से रीबैलेंसिंग होती है और लास्ट रिकम्पोजिशन जनवरी में हुई थी, तो फिर उसी जनवरी के वेट्स पे। नहीं नहीं नहीं, जनवरी के बाद आपकी 6 मंथ बाद एक और रिकॉम्पोजिशन होगी ना। तो हम्म, जो आपकी रिकॉम्पोजिशन लेट से जनवरी में अगर रिकॉम्पोजिशन हुई है, नेक्स्ट रिकॉम्पोजिशन आपकी जुलाई में हुई है, तो हम्म, जो अक्टूबर में रीबैलेंसिंग करेगा वो जुलाई की रेट्स पे करेगा। सही है। तो यस, रीबैलेंसिंग हम साल में 2 दफा करते हैं, और रिकम्पोजिशन शायद जब भी कोई वेट चेंज जो वो हम भी कर वो भी सकते 2 बार, वो भी PSX का जो प्रोसेस है KMI ऑल रिकम्पोज करने, वो 2 बार है। हैं। टाइमिंग ऑफ इट कैन वेरी बाय अ फ्यू वीक्स, बट दिसंबर नवंबर जनवरी ये तो एंड ऑफ द ईयर एंड बिगनिंग ऑफ द ईयर में इस तरह फॉल करती है। सही है। तो 2 दफा साल में कुछ स्टॉक्स आते हैं, कुछ स्टॉक्स जाते हैं, और बाकी 2 दफा वेट्स एडजस्ट होते हैं जो स्टॉक्स एग्जिस्टिंग है उनके हिसाब से। यस यस यस। Chayam Mubashir, thank you so much. This concludes this podcast for this month. अगर आपके कोई कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।